हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पहले पार्ट के थ्योरी को स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ दिस पार्ट जो आपकी एक्सरसाइज के एक दो न्यूमेरिकल्स जो है वो मैंने यहीं पे आपके लिए डिस्कस कर दिया है, ताकि आपको टॉपिक के साथ उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी समझ में आ जाए। तो आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है उसका नाम है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज के बारे में। तो पहले हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों आपके इंसुलेटर्स हैं। मान लें कि एक है मेरे पास ग्लास और दूसरा मेरे पास है सिल्क। जब इन दोनों को आपस में रब किया जाता है तो एक में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि रबिंग करने से क्या होता है कि फ्रिक्शन होती है। जो फ्रिक्शन है उससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट जो है वो इतना सफिशिएंट होता है कि वो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरे में ट्रांसफर कर सके। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो बन जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटर हुए हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो बन जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। सो कहने का मतलब हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर एक दूसरे के पास रखे जाएं तो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन अगर मेरे पास अनलाइक चार्ज हो, जैसे कि एक पॉजिटिव के पास अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को लेके आऊं, सो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी होगी आपको? ठीक है। अब देखिए, जहां तक बात आती है चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बेसिकली या तो हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल क्यू से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारा होता है कूलम। जो कूलम है वो इसका एसआई यूनिट है और हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6, माइनस लगा देता हूं बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है। अब किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से गए हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ठीक है, मतलब इसमें डेफिशिएंसी है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर मुझे इस पे चार्ज निकालना है सो दैट विल बी प्लस, क्योंकि डेफिशिएंसी होने की वजह से इस पे प्लस प्लस का साइन आएगा, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो n इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे मैं अपने चार्ज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक बॉडी है और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो एंटर हुए हैं, तो इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी माइनस n इंटू ई। माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बन जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो याद रखें प्लीज कि जो n है ना, वो एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर बॉडी ने गेन या लूज किए हैं। बाकी जहां तक ई की बात है, वो एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आसानी से उस बॉडी पे जो चार्ज है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा 1 कूलम का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम? सो देखिए, मैंने कहा कि क्यू जो है वो हमारा प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होता है। प्लस तब जब वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और माइनस तब जब वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? देखिए,
अब जहां तक चार्ज की बात है, मैं चाहता हूं कि 1 कूलम का मतलब क्या है, तो मैं इसको 1 कूलम यहां पे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, एन मैं फाइंड करना चाहता हूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से इसमें 1 कूलम का चार्ज आता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो आप समझ ही गए हो कि उसका मतलब क्या है। और जहां तक बात हम करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा आपकी उसकी वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, अब सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप देखें तो यहां से कूलम से ये कूलम कैंसिल हो जाता है। अगर मुझे एन फाइंड करना है तो दैट विल बी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, अब इसमें ये एन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक ऐसी बॉडी है जिसमें से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, मतलब इसमें अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तब मैं कहूंगा कि इस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है। अगर मैं 2 कूलम की बात करना चाहूं तो मतलब इस जितना ये वैल्यू दी हुई है ना, इसका डबल वो इस बॉडी से गया है, तो इसमें डेफिशिएंसी होने की वजह से वहां पे 2 कूलम आ जाएगा। तो 1 कूलम रिप्रेजेंट करता है इतने नंबर इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से। सिमिलरली आप नेगेटिव के लिए भी बोल सकते हो कि मेरे पास एक बॉडी है, अगर इसके ऊपर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, अगर इसमें एंटर होते हैं, मतलब इसने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको जो 1 कूलम है वो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली 1 कूलम होता कितना है। ठीक है, बाकी इसका एसआई यूनिट है। इसके हमारे स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि नैनो कूलम। अब 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10 की पावर -9 कूलम। 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 की पावर -6 कूलम। तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स भी होते हैं, बट इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारा कूलम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मेरे पास अगर दो इंसुलेटिंग बॉडी हो। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक इंसुलेटिंग बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, इंसुलेटिंग बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें जो चार्जेस हैं वो कभी मूव नहीं करते। जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, आपके रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं इनको स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। स्टैटिक मतलब क्योंकि ये रेस्ट पे है। लेकिन अगर आप एक कंडक्टर के बारे में बात करते हो, कंडक्टर के बारे में, तो उस केस में तो आपके चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर, तो वो डायनामिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको करंट भी मिलता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमने चार्जेस के बारे में तो स्टडी कर लिया है, तो चलिए अब हम करंट के बारे में स्टडी करते हैं कि करंट एग्जैक्टली होता क्या है। अब हमें स्टडी करना है बेटा करंट के बारे में कि करंट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, देखिए चार्जेस के बारे में तो आप ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हो, तो चलिए मैं आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए मार्केट से मान लीजिए कि आप एक वायर लेके आते हो, मान लो कॉपर की वायर ही आप लेके आए हो। ठीक है, आपको पता कि जो वायर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है आपकी, लाइक दिस। अब क्या होता है कि इस वायर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट प्रॉब्लम ये है कि एट रूम टेम्परेचर ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। इनकी कोई ना यूनिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ जा रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरफ आ रहे होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये सारे इधर आ रहे होते हैं आपके। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपर की वायर है, तो कॉपर के वायर से के जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होकर इस बॉडी के अंदर, मतलब इस वायर के अंदर जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि उसका जो जो साइज होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, सो दैट कि मिनिमम एनर्जी देकर भी मैं उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूँ। ठीक है, और जब किसी वायर को देखा जाता है तो वो तो हमारा रूम टेम्परेचर पे होता है, और वो जो टेम्परेचर है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सके और वो रैंडमली मूव कर सके इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट ये सारे के सारे रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, एज दे डू नॉट हैव अ यूनिफाइड डायरेक्शन, सो देयरफॉर
इस वायर में कभी भी कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। लेकिन करंट का बेसिकली मतलब क्या है, पहले मैं मतलब तो समझा दूं आपको। देखिए, अगर मान लेते हैं कि मैं यहां पर एक इसका क्रॉस सेक्शन काट लेता हूं, सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। मैंने इसमें यहां से स्लाइस किया, यहां से स्लाइस किया, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया। क्रॉस सेक्शन क्या मतलब है कि मतलब एक डिस्क, मैंने इसे डिस्क काट लिया इसका। अब इसका जो एरिया है वो हमारा ए है, ठीक है, ये वो डिस्क है जिसके बारे में बात हो रही है। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी सेल या बैटरी इसके साथ अटैच करते हो, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको एक फोर्स प्रोवाइड होती है फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो इसको पॉजिटिव लेता हूं, ये नेगेटिव से अटैच है तो नेगेटिव लेता हूं। तो इनको जो फोर्स प्रोवाइड होती है ना बेटा, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ये इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में सब मूव करते हैं। मतलब क्या कि जैसे मैंने बैटरी या सेल किसी वायर के साथ अटैच कर दिया, तो देखिए क्या होगा। तो जैसे मान लो ये आपकी वायर है, ठीक है, और मैंने इसमें से एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपका सेल है, लाइक दिस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी देने की वजह से एक्चुअली तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा उसके बारे में। लेकिन अभी जनरल बता रहा हूं कि बैटरी आप लगाते हो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स की वजह से जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने शुरू हो जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने शुरू हो जाते हैं। अब पर सेकंड के हिसाब से, मैं ध्यान से सुनना, पर सेकंड के हिसाब से इस क्रॉस सेक्शन में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कर रहे हैं, उसको बेसिकली करंट कहा गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूं, मैं चार्ज का नाम ले लेता हूं। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में से निकल रहा है पर सेकंड, वही आपका करंट हो गया। तो जब हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको बेसिकली करंट कहा गया है। मतलब ये कि ये होता है Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप अपने करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। Q यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है, T आपका टाइम है। इससे क्या होता है कि पर सेकंड के हिसाब से मुझे पता लग जाता है कि कितने नंबर ऑफ या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इसमें से पास हो रहा है। सो बेसिकली उसको कहा गया आपका करंट। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ये स्केलर है कि वेक्टर, ऑफ कोर्स ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर किसी के मन में आता है कि सर इनिशियली करंट क्यों नहीं होता, बाद में करंट क्यों होता, देखिए अगर आप यहां पे देखें तो ऑन एन एवरेज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आने की वजह से जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है जो इसमें फ्लो करना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाता है। मतलब ये कि जितने इधर जा रहे हैं उतने ही वापस आ रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाता है आपका, जीरो आ जाता है, जिसकी वजह से ये कोई भी करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। लेकिन जब हम बैटरी से अटैच करके सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लेके जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये आपका जो करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जैसे मैंने कहा कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं एस आई यूनिट के बारे में बात करूं तो देखिए जहां तक चार्ज है उसके लिए तो कूलम हम यूज करते हैं, तो 1 कूलम हो गया, और टाइम हम ले लेते हैं 1 सेकेंड का। तो 1 कूलम पर सेकेंड को कहा जाता है 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर बेसिकली इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है। सो ये हो गया इसका यूनिट। तो अगर 1 एम्पियर को डिफाइन भी करना है तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, तो उसको हम कह देते हैं 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम 1 एम्पियर को अपना डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया? ऑलराइट जी, अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चीज। अगर मैंने कहा ना ये स्केलर क्वांटिटी है, बट जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट होता है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर, जैसे कि माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर तब हम इस्तेमाल करते हैं जब करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब हो गया आपका 10 की पावर
-3 एम्पियर। मिली मतलब होता है 10 की पावर -3। उस तरह 1 माइक्रो एम्पियर हो गया 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब मैं आपको ना ये समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली मेरा 1 एम्पियर होता कितना है। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मुझे 1 एम्पियर चाहिए तो उसके लिए मुझे 1 कूलम को 1 सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास 1 एम्पियर आ जाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि 1 कूलम एक्चुअली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एक्चुअली में 1 कूलम होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो मतलब क्या है इसका मतलब समझने की प्लीज कोशिश करना। मतलब सिर्फ इतना है कि एक वायर के अंदर मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जब इस क्रॉस सेक्शन में से जब आपके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे पर सेकंड, तो तब मैं कहूंगा इसमें 1 एम्पियर का करंट है। ये बात ध्यान रखना कि मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, इसमें से जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे पर सेकंड, तब मैं कहूंगा कि इसमें 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 2 एम्पियर बताना है, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 सेकंड में जब इससे डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन में से पास करेंगे, तब मैं कहूंगा कि 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। आई होप आपको यह समझ में आ गया बेटा कि बेसिकली 1 एम्पियर का बेसिक मतलब क्या होता है, क्या मतलब उस चीज का, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। तो ये बेसिकली आपका करंट के बारे में है। इसके अलावा देखिए, जहां तक हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो देखिए हमारे पास बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। अभी मैंने बताया कि क्यू क्या होता है बेटा, आपका N इंटू ई के बराबर होता है, डिवाइड बाई टी कर दीजिए, तो यहां से आपको आपका करंट फाइंड करने का एक और फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो उसको सोल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। बट अब इसमें भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि जो मतलब मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करता है कि करंट को कॉन्स्टिट्यूट कराने के लिए कौन से चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एक कंडक्टर की, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर जो जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करने में आपकी हेल्प करता है, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और कोई भी नहीं होता। याद रखना कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसी कंडक्टर के, वो मूव नहीं करते, वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते। ओनली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। उसमें हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, उसमें हमारे पास नेगेटिव आयंस भी होते हैं, मतलब कैटायंस एंड एनायंस दोनों होते हैं हमारे पास, होते हैं ना। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मान लेते हैं, जस्ट मान लेते हैं कि मेरे पास है एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव को, एंड ई पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ दैट पॉजिटिव आयन। उस तरह एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस के बारे में एंड चार्ज ऑफ नेगेटिव आयंस को। तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मुझे कोई करंट फाइंड करने को बोलता है, क्योंकि दोनों के वजह से करंट हमें मिल रहा है, तब आपका फॉर्मूला पता क्या बन जाएगा, एन पॉजिटिव ई पॉजिटिव प्लस एन नेगेटिव ई नेगेटिव डिवाइडेड बाई टी। मतलब मुझे वो हर एक चार्ज कैरियर को इंक्लूड करना पड़ता है जिसकी वजह से करंट आपका कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। जैसे कंडक्टर के केस में हमारे पास ई नेगेटिव हो गया, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में अगर आप बात करेंगे, तो दोनों चार्ज रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से मुझे उसके पॉजिटिव आयंस की वजह से एंड नेगेटिव आयन की वजह से जो करंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। दूसरा स्केलर तो होता ही है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनिट के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, अब इसकी डायरेक्शन रह जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे पास दो तरह की डायरेक्शन होती है। एक होता है कन्वेंशनल मेथड जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है और हम उसी को ही याद रखेंगे, और एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप उसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हो, और अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं
वो हमेशा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, स्टार्टिंग से चलता आ रहा है और उसके बेसिस पे हम इसको स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो करंट का फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप आपको जो करंट है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल के बारे में, तो चलिए अब हम वही स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हमने बेटा स्टडी करना है पोटेंशियल के बारे में एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे बताना कि कमेंट में आप मुझे लिखना कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा, ठीक है, इसको कैपिटल क्यू ले लेता हूं और इनफाइनाइट में बहुत सारे मेरे चार्जेस पड़े हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं स्मॉल क्यू आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां से ना क्यू चार्ज को मूव करवाया इनफाइनाइट से और उसको लेके आ गया एक पॉइंट पी पर। प्लीज ना ये बात समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है। पहली बात आप अच्छी तरह जानते हो कि दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन एक्ट करती है। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है। इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये जो वर्क डन आप करते हो ना, वो एक्चुअली में उसके अंदर स्टोर हो जाती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है, मतलब मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने ना क्या किया, 2 कूलम का चार्ज जो है वो आप इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लेके आए और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा वो मान लेते हैं कि 10 जूल का आपका वर्क लगा है। ठीक है, अब पता क्या करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि पर कूलम वाइज मुझे कितना काम करना पड़ेगा, पर कूलम वाइज। तो मतलब पर कूलम मतलब 10 जूल डिवाइडेड बाय मैं 2 कूलम कर दूंगा तो आ जाएगा 5 जूल पर कूलम। मतलब ये कि अगर मैं इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को पी पॉइंट पे लेके आता हूं तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगता है वो 5 जूल का वर्क है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि अब मुझे जितने भी कूलम लेके आने में डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं। जैसे कि कोई मुझे बोलेगा कि सर मैं 10 कूलम को लेके आना चाहता हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, आई जस्ट मल्टीप्लाई विद 5, क्योंकि पर कूलम का 5 है तो 10 कूलम का लेके आऊंगा तो मतलब 50 जूल ऑफ एनर्जी लग जाएगी उसको यहां से पी पॉइंट पे लाने के लिए। सो बेटा कितना अमाउंट ऑफ आप वर्क डन करते हो पर कूलम के हिसाब से, दैट इज बेसिकली नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका मतलब होता है कि पर कूलम वाइज आपको कितना काम करना पड़ रहा है एक इन्फिनिटी से चार्ज को पॉइंट पी पे लाने के लिए। क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए, अगर मान लीजिए मैं वही 2 कूलम को इन्फिनिटी से क्यू डैश पॉइंट पे अगर मान लो लेके आता हूं, तो मैंने सिर्फ आपसे यही वो समझना है। मतलब आप चाहें तो, और आपको नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बट ये बात सच है ना कि अगर आप इन्फिनिटी से उठाकर आप उसको क्यू डैश पे लेके आओगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी और इसी वजह से आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा जब आप उसको इन्फिनिटी से क्यू डैश पे लेके आते हो, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गई। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगी तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने चार्ज को इन्फिनिटी से क्यू डैश पे लाने के लिए। तो मान लेते हैं कि 20 जूल ऑफ आपकी एनर्जी लगती है, ठीक है, जब आप इन्फिनिटी से यहां पे लेके आते हो 2 कूलम ऑफ चार्ज को। तो अगर मुझे पोटेंशियल एट क्यू डैश पता करना है, मतलब कि पर कूलम वाइज कितनी एनर्जी लगती है, तो आप क्या करेंगे, 20 जूल को डिवाइड कर दोगे अपने 2 कूलम के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 10 जूल पर कूलम। आ जाएगा ना। सो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे जब हम लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं पता क्या चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं अपने चार्ज को सिर्फ क्यू से पी पॉइंट पे लेके आऊं। पहले इन्फिनिटी की बात कर ली मैंने, अब मैं क्या चाहता हूं कि पहले इनिशियली कहां था, पी पॉइंट पे था।
अब उसको उठा के मैं क्यू डैश पॉइंट पर लेके आना चाहता हूं। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा उसको P से क्यू डैश में लाने के लिए वो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन है आपका, ठीक है ना, P से क्या लेके आ रहे हो, क्यू डैश में लेके आ रहे हो, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका लगेगा, सो दैट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, मतलब 20 जूल माइनस 10 जूल, आंसर आ गया 10 जूल। चार्ज कितना था, 2 कूलम का चार्ज था आपका। तो पर कूलम वाइज कितना आपको मतलब वर्क करना पड़ रहा है P से Q डैश में आने के लिए। सो P से Q डैश आने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या लग रहा है आपका P से Q आने में पर कूलम, जैसे मैंने यहाँ पे Q से डिवाइड कर दिया Q डैश, ठीक है। सो ये बन जाएगा बेटा 10 जूल, ये मैं आपका ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 कूलम मैंने कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा 5 जूल पर कूलम, 5 जूल पर कूलम। तो ये जो अब आपके पास यहां पे आया है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा एक बात याद रखना, अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो तो वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है बेटा मतलब आपके पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं बेटा पोटेंशियल की, तो वो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। यूनिट्स की बात करें तो बेटा इसका ऐसा यूनिट जूल होता है और इसका कूलम होता है, और जो पोटेंशियल है बेटा उसका यूनिट वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, और उसी को V से रिप्रेजेंट किया गया जैसे यहाँ पे मैंने करा। सो बेसिकली 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। मतलब ये कि अगर मैं 1 जूल ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा या जितना पोटेंशियल जो आपका लगेगा वो बेसिकली 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को आप मूव करवाते हो फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, तो वो 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। या फिर अगर आप ये कहो कि 1 जूल ऑफ एनर्जी लगा रहे हो किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप आपको ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना आखिरी टॉपिक जो कि हमारा रेजिस्टेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हमने स्टडी करना है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, ठीक है। ऑलराइट जी, तो मैंने देखो आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि जब आप मार्केट से कोई भी एक वायर लेकर आते हो ना, उस वायर के अंदर उसी एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। जैसे कॉपर है तो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रूम टेम्परेचर होने की वजह से इतनी सफिशिएंट एनर्जी उनको मिल जाती है कि उसके शेल को छोड़कर वो फ्रीली और रैंडमली इस मटेरियल के अंदर मूव होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या होते हैं, कॉपर के आयंस भी होते हैं और कॉपर्स के एटम्स भी होते हैं। ये अपनी सरफेस को कभी मतलब ये अपनी कभी पोजीशन को नहीं छोड़ते, मतलब ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, ये आपके एज इट इज रहते हैं यहीं कहीं यहीं आपके, ठीक है। और इनसे निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे आपके रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, वो इस तरह से ऐसे ऐसे आपका मूव करते रहते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से मूव करते रहते हैं। लेकिन जिस टाइम हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक सेल या एक बैटरी हम लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे अभी एक सेल लगा दिया, तो क्या होता है इसके अंदर डेवलप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, एक फील्ड पैदा होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से के बीच में। उसी फील्ड की वजह से जितने भी चार्जेस इसके अंदर होते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में फोर्स आपका एक्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो मान लेते हैं ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब कि वो एक्सेलरेट होते हैं, क्या होते हैं आपके, एक्सेलरेट होते हैं। अब जैसे एक्सेलरेट करेंगे मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे वो मूव करते हैं ना, रास्ते में मिल जाते हैं कॉपर के आयन, कॉपर के आयन। अब कॉपर के आयन मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं इससे टकरा,
टकराने के बाद इसकी जो एनर्जी है वो आपकी बिल्कुल ही लगभग कह लो जीरो हो जाती है, बिकॉज ये इससे टकराएगा, जैसे इसके साथ टकराएगा इसकी एनर्जी डिसिपेट होगी, इसकी एनर्जी खत्म हो गई। अब मन में सवाल आता है ना कि वायर गर्म क्यों होती है, उसका रीजन भी यही है कि देखो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन के साथ जाके टकराता है, आयन या एटम किसी के साथ भी जाके टकराता है, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। वही जो काइनेटिक एनर्जी लूज होती है ना, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होके आपकी वायर को गर्म करती है। तभी हम कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो वायर है वो ज्यादा गर्म होगी। तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है अपने रास्ते में। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, टकराता है, टकरा के मान लो यहां चला गया, यहां आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके अच्छा जैसे वो यहां आया, टकराया, एनर्जी खत्म हुई, इस फोर्स ने क्या करना है, दोबारा उसको एक्सेलरेट कर देना है। एक्सेलरेट करने का मतलब फिर से उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो एक्वायर हो जाएगी और वो मूव करेगा और दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। जब दूसरी डायरेक्शन में जाएगा वहां पे फिर एक कॉपर का आयन या कॉपर का एटम आपको मिल जाएगा, वो फिर उससे टकराएगा, फिर टकराने के बाद फिर से उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी जो हीट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से फोर्स उसको फिर से एक्सेलरेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शन से टकराकर वो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। इसलिए कभी ये मत समझना कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आसानी से मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। एक्चुअली में वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, जाते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, टकराते हैं, रुक जाते हैं, फिर एक्सेलरेट होते हैं, टकराते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स ये ऐसे जो है ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, कोलिजन्स होती हैं, एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट होती है, मल्टीपल टाइम्स ऐसे होता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल, उसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम रखा गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। आई होप आपको ये जो रेजिस्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं यहां पर दो न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। हाँ, एक बात बता दूं आपको, ये जो रेजिस्टेंस है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता कि इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें कम रेजिस्टेंस है, उसके लिए हमें ओम्स लॉ स्टडी करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि कैसे ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है और कैसे आपके चार्जेस मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। तो चलिए, आज जो मैंने आपको थ्योरी कराई उसी के रिलेटेड मैं दो न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपने अपनी इस थ्योरी को अप्लाई करना है। तो चलिए अब जल्दी से वो देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कहता है कि इन ए कंडक्टर 6.25 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू एंड बी। तो याद रखें प्लीज कि मेरे पास अगर एक कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव कर रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स ए से बी जा रहे हैं तो करंट कहां जाएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज बी टू ए। कहता है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि मेरे पास जो करंट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एन ई बाय टी का। ठीक है, अब इसमें n जो है वो है 6.25 इंटू 10 की पावर 16। ई की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, डिवाइडेड बाय टाइम आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 16 है, सॉरी दिस इज 16। तो जब आप 6.25 इंटू 1.6 करते हो ना, आपका आंसर आ जाता है 10, नीचे डिवाइड बाय 2 है और साथ में आ जाता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। अब ये कटेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, और 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर को मिली एम्पियर कहा जाता है। सो आई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, और जहां तक डायरेक्शन की बात है, ऑफ कोर्स फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए आपके पास आएगा। ठीक है, कहां से कहां, बी टू ए की तरफ। आगे देखें, नेक्स्ट वो बोलता है कि अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर। तो इस बार आपको करंट दिया हुआ है जो कि है 1.6 मिली एम्पियर।
तो मतलब ये लिख सकता हूं मैं 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 कूलम। मैं सिर्फ पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, न्यूमेरिकल के अंदर हम वही यूज करेंगे। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ईच सेकेंड कहा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो है वो 1 लेनी है आपने, 1 सेकेंड लेना है, बेसिकली 1 सेकेंड लेना है आपने। ठीक है, तो आई हो गया, क्यू आपके पास यहाँ पे आ गया। सो मुझे कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइड बाई टी है। बेसिकली यहाँ पर ये ई की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू नहीं है, ये ई की वैल्यू है। मैं आपके लिए इसको इरेज कर देता हूँ और कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका n जो है वो आ जाएगा i इंटू टी डिवाइड बाई ई। ठीक है, अब देखिए i जो है वो दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड का है। 1.6 देखो 1.6 तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, दैट विल बी 10⁻16 आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर ए की जो कुछ थ्योरी है उनको हमने डिस्कस किया। हमने ये स्टडी किया कि बेसिकली चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने दो न्यूमेरिकल्स किए ताकि आप उनको जो एप्लीकेशन है वो अभी साथ के साथ ही समझ में आ जाए। आई होप आपको मेरा जो आज का लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।